हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। थोड़ा सा त्योहार का माहौल है तो हो सकता है पढ़ाई थोड़ी ढीली हो गई हो बच्चों की, पर कोई बात नहीं भाई। लगे रहना है अपने, जब तक हमें अपना एम ना मिल जाए, जब तक हम अपने सपने को साकार ना कर ले, तब तक लगे रहना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे। एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स पे कि कैसे हैं आप सब। फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम अपने स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। उम्मीद करते हैं बच्चे बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई एक बार बता दीजिए, आपको मेरी आवाज आ रही है, वीडियो दिख रही है, सब कुछ परफेक्ट है, राइट। बिल्कुल, एक बार चैट बॉक्स पे बता दे मेरी आवाज आ रही है, मैं दिख रही हूं आप सबको एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो भाई सबसे पहले तो एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे आप सबका स्वागत करते हैं और चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे क्लास को पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। देखिए क्लास आपकी हर दिन होगी, किसी दिन भी आपकी छुट्टी नहीं होगी। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि क्लासेस आपकी डेली होंगी, डेली अरेंज की जाती है और डेली होती हैं। तो चैनल से आपको कहीं नहीं जाना है, चैनल पे बने रहना है, क्योंकि डेली आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने आती हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा पहला प्रश्न, ये रहा पहला प्रश्न। क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। अगर आपने एप्लीकेशन को अभी तक कह सकते हैं अपडेट नहीं किया है तो आपको ये क्लास का पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। तो समय रहते क्लास के पीडीएफ को आप क्या करिए भाई, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई पीडीएफ से ही तो रिवीजन करोगे, है ना। पीडीएफ से ही रिवीजन करोगे, तो अगर पीडीएफ ही नहीं होगा तो रिवीजन कैसे करोगे। चलो बताओ भाई, कह रहा है इनमें से कौन सा एक आरआरएनए है, ध्यान से सुनना, इनमें से कौन सा एक आरआरएनए है जो साकेंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता। एक्चुअल में वो कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका के, कह सकते हैं भाई, उसके साइटोप्लाज्म में कौन सा आरआरएनए नहीं पाया जाता। अगर तुमने आरआरएनए पढ़ा होगा तो तुम्हें यह भी पता होगा कि आरआरएनए बेटा जो है वो बेसिकली किसका पार्ट है, आरएनए का पार्ट है, ठीक है। आरएनए का पार्ट है क्योंकि आरएनए 3 टाइप के होते हैं। एक आरआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है और एक टीआरएनए होता है, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे पास आरएनए हैं, जिनको इंग्लिश हिंदी में हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आरएनए को लेके जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ बच्चों को चीजें समझ में आती हैं, सारी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं आपके कमेंट थोड़े से बड़े कर दूं, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो अब ध्यान से सुनना है सारी चीजों को, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि क्लास तुम लोगों के लिए लगाई जाती है, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो भाई जितने बच्चे जुड़े हैं जल्दी से उत्तर दीजिए भाई, बहुत सारे बच्चे बच्चे हैं। भगवत उत्तर दीजिए कि क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, माधुरी जल्दी से बताइए कि क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर फटाक से दे दीजिए कि 5S, 16S, 5.8 या 28S। आपको पता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लो, ठीक है, थोड़ा बहुत जान लो। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा रहे देखने में। देखिए सबसे पहली चीज तो आप जान लीजिए कि जो आरएनए है, जो आरएनए है वो पहला आनुवांशिक पदार्थ था, पहला आनुवांशिक पदार्थ था। पहला पॉइंट तो आप ये जान लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, आरएनए केवल, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना है। आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना है, ठीक है। यानी आरएनए एक सूत्री होता है।
आरएनए एक सूत्री होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरएनए को लेके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कहता है, जैसे और भी चीजों को जानने की जरूरी है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। एग्जाम में तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती है भाई, कहाँ से क्या पूछ ले आपको क्या पता, है ना, कहाँ से क्या पूछ ले आपको क्या पता। तो चलिए देख लीजिए, आपको पता है जो आरएनए है, हालांकि इसको स्मॉल में लिखना, ये हमारा आरएनए का सबसे स्थिर रूप माना जाता है, सबसे स्थिर रूप है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपके आरएनए का स्थिर रूप है। यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम पाया जाता है। हम सबको पता है यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम पाया जाता है। बेटा एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी करिएगा ताकि जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, उन्हें पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर 80S राइबोसोम पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 80S राइबोसोम पाया जाता है तो कहने का मतलब है क्या सब यूनिट हुई 80S राइबोसोम की। अगर यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम है तो कहने का मतलब है कि क्या सब यूनिट हुई, क्या सब यूनिट हुई, दैट इज 60 and 40, क्योंकि हमारा राइबोसोम एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट से मिलकर बनता है। तो कह सकते हैं उनके सब यूनिट, इतना इंग्लिश तो लिख लोगे ना, सब यूनिट मतलब उप इकाई, उप इकाई क्या होगी 60S व 40S है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम के 60S सब यूनिट में, 60S सब यूनिट में क्या होता है, आरएनए के 3 प्रकार, ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार हैं। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते अगर जाए तो, कौन कौन से 3 प्रकार हैं, कलर चेंज कर लेते ताकि आपको याद रहे। 5S, 5.8S एंड 20S पाए जाते हैं, ठीक है, यानी ये 3 पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो यानी आपके प्रश्न में क्या था कि क्या नहीं पाया जाता, अगर आप ध्यान देंगे आपके प्रश्न में क्या था कि क्या नहीं पाया जाता, तो ये तो तुमने लिखा 60S में, तुमने 60 का बता दिया, ठीक है। अब 40S में कौन से पाए जाते हैं तुम्हें ये बताना है। तो अगला पॉइंट तुम ये भी ऐड कर सकते हो क्योंकि भाई एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि राइबोसोम के 40 सब यूनिट में सिर्फ एक पाया जाएगा, केवल एक प्रकार का आरएनए है। और वो प्रकार क्या है मुझे उम्मीद है सबको पता होगा, अर्थात 18S, ठीक है। तो अब तुम प्रश्न पे आओ, प्रश्न पे तुम्हें 5 और 5.8 और 28S कहां पे मिला, तुम्हें यहां मिल रहा है कि 5, 5.8 और 28S हमारा कहां पे प्रेजेंट है, 60S राइबोसोम में प्रेजेंट है। क्योंकि भाई अगर मैं यूकैरियोटिक की बात कर रही हूं तो यानी ये 80S हुआ और 80S के 2 सब यूनिट हुई, 60 है 40, ठीक है। और इसमें अलग आरएनए है, इसमें अलग है, इसमें एक ही पाया जा रहा है, इसमें 3 पाए जा रहे हैं। कौन सा नहीं पाया जा रहा है, तुम्हें 16S कहीं नहीं दिखा होगा। क्यों बच्चों, तुम्हें 16S कहीं नजर आया, ये बता दो जरा जल्दी से, तुम्हें 16S कहीं नजर आया, एक बार बता दीजिए क्योंकि फिर हम आगे बढ़े। आपको 16S कहीं दिखा, 16S कहीं दिखा, नहीं दिखा होगा, है ना, नहीं दिखा होगा। दैट मीन्स कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका 16S होगा, क्योंकि बाकी तो आरएनए के कह सकते हैं पाए जाते हैं। क्लियर है ये वाला प्रश्न, ये जो थ्योरी लिखाई है मैंने इसको जरूर पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है,
ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से, याद रहेगा आप सारे बच्चों को, इसको याद रखिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कार्बोहाइड्रेट में कौन से बंध पाए जाते हैं। बंध मतलब बॉन्ड, तुमको बॉन्ड डिस्क्राइब करना है। बता दो कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से बंध पाए जाते हैं, जल्दी से बता दीजिए। आसान है ये प्रश्न, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई दे ताकि जल्दी जल्दी हम आगे बढ़े, है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। भाई कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में मेरे बच्चों को बहुत कुछ पता है, जहां तक मैं उम्मीद करती हूं। तो पहले तो जल्दी से रिप्लाई दे दो कि भाई कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला बंध किस प्रकार का होगा। हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बेशक करेंगे, क्योंकि भाई कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और हमें हर चीज के लिए रेडी रहना है। क्या कहते हैं आप सब। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज आए जिसमें मेरे बच्चों को एहसास हो कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए, सारी चीजें पढ़ी हुई आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि तुम लोग पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा पा रहे होगे। ठीक है, त्योहार का माहौल होता है, आना जाना लगा रहता है, बट मेरा सजेशन है कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि ये त्योहार तो हर साल आते रहेंगे, है ना, ये त्योहार तो हर साल आते रहेंगे, तो पढ़ते रहिए जितना पढ़ सकते हैं, वही आपको काम आएगा, वही आपका फ्यूचर है। ठीक है, तो चलो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अभी तक मैंने देखा कुछ बच्चों ने उत्तर दिया है और एकदम सही दिया है, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो कौन सा टाइप बॉन्ड है जो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। सबसे पहले तो तुम जान लो कार्बोहाइड्रेट क्या है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कोई बच्चा मुझे बताएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट। बच्चे लिखते हैं ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात है भाई, ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है। जब हम लो फील करते हैं तो हम जो मतलब जैसे नहीं होता हम लोग शुगर के प्रोडक्ट खाते हैं, क्यों, जिससे हमें एनर्जी मिले। तो कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं यह एक ऊर्जा का स्रोत है। क्या हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऊर्जा का स्रोत है। स्रोत मतलब सोर्स है, क्या इसको हम कह सकते हैं, आप बताइए क्यों, क्या ये एक ऊर्जा का स्रोत है। सविता नहीं दिख रही है मुझे क्लास में, आ नहीं रही है क्या काफी टाइम से। बेटा मैं कहती हूँ डेली क्लास करनी है तुम लोगों को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं। तभी तो तुम सुनते हो मोनोसेक्रिहाइड, डाइसेक्रिहाइड, पॉलीसेक्रिहाइड, सुनते हो ना, मोनोसेक्रिहाइड, डाइसेक्रिहाइड, पॉलीसेक्रिहाइड। इसके अलावा जो सेक्रिहाइड की संख्या है, यानी कि हाइड्रोलिसिस में सेक्राइड की संख्या के बेसिस पर ये कितने टाइप के हो गए, ये हो गए 3 टाइप के, मोनोसेक्रिहाइड, डाइसेक्रिहाइड, पॉलीसेक्रिहाइड। ये 3 टाइप के होते हैं, मोनो, डाई एंड पॉली। अगर आपको याद हो, आपने कहीं पढ़ा हो, मोनो का मतलब हो गया यानी सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है ये आपका मोनोसेक्रिहाइड, अगर आपको पता हो। ठीक है, ओलिगो भी होता है, एक ओलिगो भी होता है, और पॉली तो आपको पता ही होगा, ये पॉलीमर हो गए, ये आपके पॉलीमर कहलाते हैं, है ना। ये मोनोसेक्रिहाइड के पॉलीमर होते हैं, ध्यान रखिएगा, मोनोसेक्रिहाइड के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, समझे बात को, क्लियर हुआ सारे बच्चों को। एक बार ये बता दे मुझे कि ये चीज क्लियर हुई, फिर आगे हम बढ़े। और कौन सा बॉन्ड होता है, यानी एक पॉलीसेक्रिहाइड में प्रत्येक मोनोसेक्रिहाइड किस बंध से जुड़े रहते हैं, तो उस बंध का नाम क्या है। कहाँ गया बंध का नाम, हाँ, फॉस्फोडाइईस्टर। क्यों बच्चों, फॉस्फोडाइईस्टर है। एक बार आप भी उत्तर दे दीजिए कि उस बंध का नाम क्या है, फॉस्फोडाइईस्टर। नहीं, कुछ गलत लिखा है, फॉस्फोडाइईस्टर नहीं होगा, आई एम सॉरी, गलत है, ग्लाइको करके होता है। तभी मैं सोचू स्पेलिंग क्यों गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ग्लाइकोसिडिक।
है ना, ये सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जिन बच्चों ने उत्तर दिया है। किन किन ने दिया, एक सेकंड में देख सकती हूँ। बिल्कुल, यानी एक पॉलीसेक्रिहाइड में, एक पॉलीसेक्रिहाइड में, एक पॉलीसेक्रिहाइड में प्रत्येक मोनोसेकेराइड का ग्लाइकोसिडिक, ये ना स्पेलिंग गलत लिखी थी इसी वजह से गड़बड़ हो गया, ग्लाइकोसिडिक द्वारा जुड़े रहते हैं। समझे बात को? तो वो कौन सा बॉन्ड हो गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? एक बार बता दे मुझे, कोई ऐसा बच्चा जिनको क्लियर नहीं है? बाकी आपको पता है जो यहाँ पे अनदर वर्ड लिखा है पेप्टाइड, ये किस में पाया जाता है? ये प्रोटीन में पाया जाता है ना, प्रोटीन में पाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे बॉन्ड होते हैं, बंद होते हैं, जिनको जो बॉन्ड जोड़ने का काम करते हैं, है ना। जैसे डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है बेसिस के बीच में, आधार के बीच में, वैसे ही ये है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है। और आप सबको पता है कि मैम क्या बताने वाली है, मैम क्या बताने वाली है, सारे बच्चों को पता है कि भाई मैम क्या बताने वाली है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा देखो हट ही जाता है, मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं राम। एक मिनट, मैं जरा सर्च कर लेती हूँ अपना नाम, तो शायद मैं मिल जाऊं। देखिए ऑफर आते जाते रहते हैं, मतलब अभी और ऑफर आ सकते हैं। एक सेकंड में वो भेज देती हूँ वाली फाइल, क्योंकि शायद वो फाइल कहीं मिसिंग हो गई है। बस एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि भाई वो भी दिखाना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा वो। ठीक है, अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि 70%, 75% ऑफ पे हैं चीजें, इसीलिए इसको धैर्य पूर्वक सुन लीजिएगा। बस एक मिनट में भेज दूं, क्योंकि ये मिसिंग हो जाता है बार बार। आ गया होगा ये, अब ये आ गया होगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, स्पैम में आया होगा। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तो मेरी क्लास है। हाँ जी, तो ये हमारा आ गया जो कि हमें आपको बताना था, सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा आप लोगों को ये भी पता होगा कि एग्जामपुर की ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ना चाहते हैं, या आपके कांटेक्ट में कोई बच्चा है जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो आप एग्जामपुर के बारे में बता सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, ये एमपी पटवारी वन रक्षक स्टेनो एंड एमपी पीएससी के लिए बैच निकाले गए हैं। यहाँ पे डेट गलत दिखा रही है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, कुछ टाइम का प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, ये 4 बैच हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहेंगे तो एकलव्य, नर्मदा और मेघदूत एंड कालिदास, सारे बैचेस पे कितने परसेंट का ऑफ चल रहा है? 75% का ऑफ है। आपको कोड लगाना है एग्जाम 75। ठीक है, आपको 499 का ये कोर्स मिलेगा, है ना। बहुत अच्छा कोर्स है, क्लासेस चल रही है, रिवीजन प्रॉपर कराया जा रहा है बच्चों को, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे इस बात को समझेंगे और इस बैच में अपने आप को एनरोल कराएंगे। अगर आप मान लीजिए आप नहीं तैयारी कर रहे हैं, आपके कांटेक्ट में कोई बच्चा है जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि एग्जामपुर पे ऑफलाइन क्लास चल रही है ना। और बताना भी चाहिए, है ना, बताना भी चाहिए क्योंकि जरूरी है। तो अगर ऑफलाइन क्लास चल रही है एग्जामपुर पे, उसके बारे में भी बताइए, और ऑनलाइन बैचेस के बारे में भी जानकारी दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्जामपुर के बच्चे हैं, और आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए कि क्लासेस यहाँ पे चल रही है, सारे बैचेस यहाँ पे हैं। तो अब तो खैर पेपर भी बहुत नजदीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा काम कराया गया, पूरा पढ़ाई कराई गई है प्रॉपर तरीके से, लाइव क्लासेस हुए हैं, टीचर से प्रॉपर इंटरेक्शन हुआ है। तो ये बैचेस की डिटेल जरा आप ज्यादा मात्रा में शेयर करिएगा बच्चों से, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंच पाए कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों बैचेस की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, इतना ही बस बताना था कि आपको ये पता चल जाए कि 4 रनिंग बैच चल रहे हैं। कालिदास का बैच चल रहा है, आप सबको पता होगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। मेघदूत बैच चल रहा है, नर्मदा बैच चल रहा है, और एकलव्य बैच चल रहा है, जो कि सारे ही बैचेस में प्रॉपर तरीके से क्लासेस हो रही हैं। अभी ये रनिंग बैचेस हैं, और आप सब जानते हैं कि अभी परीक्षा इनमें से किसी की नहीं हुई है, तो पूरी तरीके से प्रैक्टिस कराई जा रही है सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, रिविजन करना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एक वायरस में क्या पाया जाता है। एक वायरस में क्या पाया जाता है, चलिए जल्दी से बता दीजिए कि एक वायरस में क्या पाया जाता है। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बहुत जल्दी से रिप्लाई करते कि वायरस में क्या पाया जाता है। एक वायरस में क्या पाया जाता है, जल्दी जल्दी उत्तर दिया करिए, है ना। आसान है ये, वायरस तो पढ़ा है तुम लोगों ने, जल्दी से उत्तर दे दो। लगातार क्लासेस होती हैं, लगातार चीजें हैं, आप लोगों का भी पूरा प्रॉपर तरीके से क्लासेस यूट्यूब पे हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी क्लासेस करते होंगे, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन क्लासेस को मत छोड़ा करिए, ठीक है। चलिए बता दीजिए एक बार जल्दी से कि क्या पाया जाता है। भाई वायरस है, आपको पता है वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। वायरस को हम क्या मानते हैं, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, ठीक है। वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है, क्यों, क्योंकि वायरस का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक उसको कोई होस्ट बॉडी नहीं मिलेगी वायरस अपना कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि वायरस में जो चीज पाई जाती है, यानी जो विषाणु, जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कैसे, आप सबको पता है कि वायरस जो है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन के बने होते हैं। ये हम वायरस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर का एक आवरण बनाता है, चारों ओर का एक आवरण बनाता है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, आपने सुना होगा, जिसे आप कैप्सिड कहते हैं। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, कैप्सिड, सुना है ये वर्ड, कैप्सिड कहते हैं। बच्चों आपने ये शब्द सुना है, एक बार बता दें, कैप्सिड, क्या आपने इसको सुना है पहले कभी, जल्दी से बता दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और वायरस के केंद्र में क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वायरस, देखो मैंने वायरस की स्पेलिंग क्या लिखी, वायरस के केंद्र में, वायरस के केंद्र मतलब सेंटर में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कोर होता है, कोर होता है, ठीक है। और यही आरएनए डीएनए क्या होता है, आरएनए व डीएनए न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है उसी में तो पाए जाएंगे, आरएनए व डीएनए न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रहेगा आप सारे बच्चों को, वायरस, ठीक है। ठीक है, चलेगा। चलिए तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ, ये जो चीजें बताते हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी महत्वपूर्ण बातें, है ना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तो कहीं नहीं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है किस वैज्ञानिक ने ओएनोथेरा लेमा क्रियाना पर कार्य किया है, बता दीजिए। ओएनोथेरा लेमार्कियाना,
इस प्रश्न को देख के मुझे ये याद आया कि काफी बच्चे होंगे जो लेमार्कियाना को देख के सोचेंगे कि अरे यार लेमार्क ने इसमें काम किया होगा, क्यों, है ना, सोचेंगे लेमार्क ने इस पे काम किया होगा, जबकि आपको पता है कि ये क्या है, ये इस मतलब एक पौधे पर काम किया गया था। किस पे किया गया था? एक पौधे पर काम किया गया था। तो बता दीजिए भाई कि करेक्ट आंसर क्या होगा, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेमार्क, ह्यूगो डी ब्रेस होगा, या सी डार्विन होगा, या मॉर्गन। स्पेलिंग ये गलत लिखी हुई है, चलिए बता दीजिए जल्दी से। ह्यूगो डी ब्रीज होगा, जल्दी से बता दीजिए। आपको पता है यहाँ पे कोई है जिसने उत्परिवर्तन सिद्धांत का भी प्रस्ताव दिया था, उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। और अगर आपको ये पता है, अगर आपको इनका नाम पता है, दिया था, अगर आपको इनका नाम पता है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, तो शायद आप आंसर दे ले जाएंगे, शायद आप आंसर दे ले जाएंगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर दे दीजिए फटाक से कि कौन है, कि किस पौधे पर किसने काम किया था, आपको ये बताना है, ठीक है। और जो भी थे उन्होंने क्या बताया कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने मूल पौधों से अलग होते हैं, है ना, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने मूल पौधों से अलग होते हैं। तो बताइए भाई, कुछ पौधे अपने मूल पौधों से अलग होते हैं। समझे, इसको ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, आएगा तो तुम भूल जाओगे, समझे बात को, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूगो डी ब्रीज हैं जिन्होंने ओनेथ्रा लेमार्कारियन जैसे पौधे पर काम किया है। ठीक है, क्या किया है, पौधे पर काम किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। आप लोगों ने क्या उत्तर दिया है भाई? लेमार्क और डार्विन का नाम आता है, इवोल्यूशन से संबंधित है, बिल्कुल ये भी नाम एग्जाम में पूछा जाने वाला नाम है। आप बताइए आपने क्या उत्तर दिया है भाई? हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मैं देख सकती हूँ सारे ही बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, क्या बात है भाई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उचित, ऐसे ही रिप्लाई देते रहिए। कमेंट में आपके ज्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि कमेंट बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ हैंग हो गया सिस्टम तो उसमें ये बड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं पढ़ सकती हूँ सबको कि हाँ बच्चे जुड़े हुए हैं और कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाएगा, फिक्स किया जा रहा है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? बताओ, मियोसिस पूछ रहा है। तुम्हें पता है जो तुम्हारी कोशिका विभाजन है, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर कोई बच्चा कह दे कि मैम ये टफ प्रश्न है तो मैं मान जाऊं, क्योंकि ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है कोशिका विभाजन, क्योंकि हर हर एग्जाम में पूछा जाने वाला भैया पार्ट है ये, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला पार्ट है, इसको समझना, ठीक है। तो कोशिका विभाजन की बात करें तो दो प्रकार से है भाई, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस। समसूत्री अर्धसूत्री, यही तो कहते हैं, समसूत्री अर्धसूत्री। हम बात कर रहे हैं मियोसिस की, अर्धसूत्री की। अगर तुम्हें पता हो, अगर तुमने इसका डिफरेंस पढ़ा हो माइटोसिस का और मियोसिस का, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों तुम्हारी क्या है बच्चों, ये दोनों तुम्हारी, ये लिख क्यों नहीं रहा है, ये दोनों तुम्हारी क्या है बच्चे, अगर तुम्हें पता हो माइटोसिस मियोसिस, ये दोनों तुम्हारी कोशिका विभाजन के पार्ट हैं, ठीक है, ये कोशिका विभाजन के पार्ट होते हैं। और ये तुम्हारा होता है कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका में ये पाया जाता है, यानी जो हमारा माइटोसिस है वो कायिक कोशिका में है, जिसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल। और ये मेरा होता है सेक्स सेल में, यानी जननांग कह सकते हैं ना, या कह सकते हैं सेक्स सेल में, या तुम इसको क्या बोल सकते हो, जर्म सेल बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हो, रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली माइटोसिस मियोसिस ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया कि कायिक कोशिका में पाए जाते हैं, जननांग में पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें द क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, द क्रोमोसोम नंबर
will remain same. That means जितना पेरेंट बॉडी के पास है उतना डॉटर सेल के पास बनेगा, है ना, समझे बात को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द क्रोमोसोम नंबर इट विल रिड्यूस टू हाफ। हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इट विल रिड्यूस टू हाफ, यानी ये आधे हो जाते हैं, ठीक है, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पता हो, जो हमारा माइटोसिस है इसमें 2 डॉटर सेल बनती हैं। पुत्री कोशिकाएं कितनी बनती हैं, 2 डॉटर सेल बनती हैं, जबकि मियोसिस में कितनी बनती हैं, 4 डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पता हो, जो हमारा माइटोसिस है या मियोसिस है, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते, बहुत ऊपर चला गया, जो माइटोसिस है या मियोसिस है इसमें क्या होता है, ये एक इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। और ये कैसी है, ये रिडक्शनल है। हालांकि इक्वेशनल भी होती है, यानी इक्वेशनल और रिडक्शनल दोनों डिवीजन कहलाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें। कोई बच्चा जिनको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये बहुत ईजी था और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 110% इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 110% इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते, सॉरी आगे क्या बढ़ते हैं, इसका उत्तर दे दें। यानी ये जर्म सेल में होती है, जनन कोशिका में होगी, है ना, हमने यहाँ लिखा है ना ये चीज, जननांग या जनन कोशिका, जनन कोशिका लिख लो ताकि तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, याद रहेगा ये चीज। माइटोसिस मियोसिस अब बता ले जाओगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है तुम लोगों को, हाँ बता दो जरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आसान लग रहा है ये कि नहीं, ये बता दीजिए कि ये आसान लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है। माइटोसिस एंड मियोसिस आसान लग रहा है, माइटोसिस एंड मियोसिस मुझे उम्मीद है कि आसान लग रहा होगा, क्योंकि टफ तो नहीं है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि ये टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये क्या भैया, कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स नेवर एंटर एस फेज। तुम्हें पता है सेल साइकिल के 3 फेज होते हैं। अगर मैं कोशिका चक्र की बात कर रही हूँ, G1 S G2 3 फेज है हमारे। तो कह रहा है कि किसमें हमारी कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं कभी भी एस कोशिका में प्रवेश नहीं करती। तुम्हें पता है एस में क्या होता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो, एस में होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए का संश्लेषण होता है, अगर तुम्हें पता हो, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण G1 G2 में होता है। एस फेज में हमारे डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है किस फेज में, एस फेज में। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। इज दिस क्लियर, इज देयर एनी डाउट, ठीक है। और ये किसका टाइप है, आपके सेल साइकिल का प्रकार है, क्योंकि सेल साइकिल G1 S G2 में होती है, ठीक है। बाद में आपने माइटोसिस मियोसिस में पढ़े हैं, जो कि अलग से प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस होते हैं, तो उनका एक अलग मतलब वो अभी अलग चीज है, ठीक है। अभी तुमसे सिर्फ G1 G2 और S के बारे में पूछा है, तो एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, ये तुम्हें याद रहेगा। मुझे लगता है इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है कौन सी सेल्स हैं जो इसमें नहीं जाती, जल्दी से उत्तर दे दो। कौन सी ऐसी सेल्स है, तुम्हें पता है कौन सी ऐसी सेल है जो रीजनरेट नहीं कर सकती, और वो है तुम्हारी ह्यूमन नर्व सेल, क्योंकि ये रीजनरेट नहीं कर सकती। समझे बात को, थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, जोश में उत्तर दीजिए। चलिए, माइकोप्लाज्मा किस किंगडम से संबंधित है, बताओ, कितना आसान प्रश्न। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by R.H. विटिकर। 5 जगत का जो वर्गीकरण है R.H. विटिकर ने दिया, विटिकर भाई साहब ने दिया था। कौन कौन से किंगडम थे, मोनेरा था पहला किंगडम, उसके बाद से प्रोटिस्टा था दूसरा किंगडम, तीसरा किंगडम क्या था, फंजाई था तीसरा किंगडम, चौथा किंगडम प्लांटेई था, और पांचवा किंगडम एनिमेलिया था, पांचवा किंगडम एनिमेलिया था। तो आपको कुछ याद आया कि भाई हमने माइकोप्लाज्मा को कहाँ रखा है, 1 मिनट रुकिएगा, मैंने माइकोप्लाज्मा को कहाँ रखा है, कुछ याद आया? अगर याद आया हो तो बता दीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है
कि ये आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, क्योंकि इससे आसान प्रश्न तो हो नहीं सकता। चलो जल्दी से बता दो कि भाई इसको हमने कहा रखा है, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल है ना, कहाँ रखा है हमने इसको? वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ रखा है हमने इसको? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने इसको मोनेरा में रखा है, क्योंकि मोनेरा में तुमने क्या पढ़ा है? मोनेरा में तुमने पढ़ा है जितने प्रोकैरियोटिक हैं वो सब कहाँ रखे गए हैं, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सब यहाँ है। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी कहाँ है? मोनेरा में रखा गया है। तो मोनेरा आपका पहला किंगडम हुआ जहां पे अविकसित केंद्रक है। क्या है? अविकसित केंद्रक, इसको ध्यान में रखना, अविकसित केंद्रक, इसको ध्यान में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अचीव्ड बाय कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न सबको आता है। आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर पता है, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट प्रश्न है। ईस्ट पेनिसिलियम क्लेमाइडोमोनास, जल्दी से बता दीजिए, ईस्ट पेनिसिलियम क्लेमाइडोमोनास। तुम यहाँ पहचानो कौन क्या है। अगर तुम्हें पता हो ईस्ट एक फंजाई है, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ईस्ट की। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास एक एल्गे है, और पेनिसिलियम से एक मेडिसिन निकाली गई है जिसका नाम है पेनिसिलिन, जो कि आपकी क्या है? एक एंटीबायोटिक है, जो कि क्या है? आपकी एक एंटीबायोटिक है। और ये एंटीबायोटिक क्या है अगर आपको पता हो तो ये किसके द्वारा निकाली गई है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा निकाली गई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा निकाली गई है। समझे बात को? इन्होंने डिस्कवर की थी। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो सिफिलिस पे भी काम करती है। ठीक है, सिफिलिस जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसका ट्रीटमेंट पेनिसिलिन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट आंसर पेनिसिलिन ही है, क्योंकि अगर आपको पता हो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, जगह नहीं है, अगर आपको पता हो तो जो रिप्रोडक्शन है कोनिडिया के द्वारा वो एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में होता है। और एस्कोमाइसिटीज क्या है? एक फंजाई है, एक फंजाई है। जो बॉडी होती है फंजाई की उसको हम क्या बोलते हैं? जो बॉडी होती है फंजाई की उसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि माइसीलियम क्या है। ठीक है, तो यानी कि कोनिडिया क्या करता है? कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलिन, यानी कि द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, आर स्पेलिंग गलत हो गई है, आर कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कोनिडियोफोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये कैसा टाइप है? एसेक्सुअल टाइप है, एसेक्सुअल जनन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि किसके द्वारा हो रहा है? फंगस, फंजाई, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, याद रहेगा। इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अगर है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान था, दिस वॉज वेरी इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन किसमें एब्सेंट होता है? अगेन ये देख लीजिए, सारे टाइप फंजाई के लिखे हुए हैं, सारे फंजाई हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ऑल फंजाई। बहुत ही आसान है। अगर ये प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से वाले में नहीं होगा? इट इज वेरी इजी, जल्दी से उत्तर दे दो। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ नहीं होता, तो वो ड्यूट्रोमाइसिटीज में नहीं होता, ड्यूट्रोमाइसिटीज में नहीं होता। समझे बात को? किस में नहीं होता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज में नहीं होता है। तो आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। कह रहा है जेनेटिक कोड फॉर फॉर्मुलेटेड मिथियोनॉन इन अ बैक्टीरियम इज, ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है ये प्रश्न हमने पहले भी किया है। क्यों बच्चों? मुझे पूरा बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि ये प्रश्न हमने पहले भी किया है। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बट आप बताइए अगर हम ये कर चुके हैं प्रश्न तो। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये प्रश्न हमने पहले भी किया है। क्यों बच्चों? आंसर दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आप ही के द्वारा आंसर इसका बताया गया है मुझे।
ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से रिप्लाई दे दें कि भाई द जेनेटिक कोड 3 होते हैं, ये सबको पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। कौन सा ऐसा कोड है, तो आपको पता है AUG, हम AUG पहले भी पढ़ चुके हैं और ये प्रश्न हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं। कह रहा है पेप्टिडोग्लाइकेन किसमें उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन एक सब्सटेंसेस है, जैसे सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, तो ऐसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि पेप्टिडोग्लाइकेन किसका बना होता है, बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए पेप्टिडोग्लाइकेन से क्या बना होता है, किसकी वॉल है। चलिए बता दीजिए पेप्टिडोग्लाइकेन in the cell wall of mycoplasma, in the cell wall of fungi, in the cell wall of many bacteria, in the cell wall of some plants. पेप्टिडोग्लाइकेन जरूर सुना होगा, किसकी भित्ति में पाया जाता है, अगर आपको पता हो तो भाई बैक्टीरिया की भित्ति में पाया जाता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, है ना, काइटिन का क्या बना होगा, सुबेरिन का क्या बना होगा, लिग्निन का क्या बना होगा, तो हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, बातें कम करिए आपस में। और हाँ, जानते हैं आप कि आपकी क्लास का टाइमिंग डेली क्या है, 3 से 4 है, तो डेली आपको क्या रहना है, प्रेजेंट रहना है, इसको ध्यान में रखिएगा। 3 से 4 का टाइम है, डेली प्रेजेंट रहना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको डेली क्लास में रहना है, चाहे जो हो जाए, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एसाइक्लिक लाइट रिएक्शन फोटोफॉस्फोराइलेशन, बता दीजिए भाई, अचक्रीय प्रकाश में अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। आसान है ये प्रश्न की क्या होगा, जल्दी से सीधे सीधे उत्तर दीजिए, हम आगे बढ़े, टाइम कम है, सिर्फ 10 मिनट है, तो कम से कम 20 प्रश्न कर लेते हैं। 20-20 प्रश्न का डेली अब टारगेट रखा है विद एक्सप्लेनेशन, कि विद एक्सप्लेनेशन 20-20 प्रश्नों को कराएंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर इसमें से कुछ फंसे तो आपको कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, क्या होगा, NADPH, ये आपका होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्रेब्स साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम ए में कुल कितने ATP बन सकते हैं, ये प्रश्न हम कर चुके हैं, याद आ रहा है बच्चों, ये प्रश्न हमने पहले भी किया है बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा, चलिए जल्दी से बता दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रेब्स साइकिल में एक एसिटिल कोएंजाइम ए से कुल कितने ATP बन सकते हैं, कितने ATP का निर्माण होता है, आपको इस चीज का जवाब देना है कि कितने ATP का निर्माण होता है। 15, 12, 36, नन ऑफ दीज, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। 15, 12, 36, नन ऑफ दीज, कुछ बच्चे 12 बोल रहे हैं और कुछ बच्चे 36 बोल रहे हैं। अरे भाई 36 कौन सोच समझ के बोल रहा है, 12 तो एकदम सही है, 12 तो एकदम सही है, क्योंकि आप सबको पता है सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिकाओं की महत्वपूर्ण विशेषता श्वसन है। महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, श्वसन है, यानी रेस्पिरेशन, जो एटीपी के रूप में उपापचय ऊर्जा की मुक्ति से संबंधित है। मुक्ति से संबंधित है। अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो क्या होती है, C6H12O6, क्योंकि ये आपका रेस्पिरेशन है, 6O2 प्लस 6 वाटर gives out 6 CO2 प्लस 12 वाटर एंड एनर्जी, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वायु श्वसन के चरण होते हैं, ये भी ध्यान रखना, वायु श्वसन के कुछ चरण होते हैं, आपने सुने होंगे नाम, जैसे ग्लाइकोलिसिस सुना है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS सुने हैं ये नाम, ये आपके ये कुछ क्या हो गए, ये चरण हो गए, ये आपके क्या हो गए, चरण हो गए। ठीक है,
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कौन सा हार्मोन है भैया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। कौन क्लोज कर, स्टोमेटा को क्लोज करने में कौन हेल्प करता है? कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है? विच हार्मोन कैन क्लोज द स्टोमेटा? स्टोमेटा सब जानते होंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा एक तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे प्लांट का, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंडली आपको पता है कि भाई जो प्लांट हार्मोन होते हैं जिनको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन, जल्दी कर लेते हैं प्रश्नों को, जो कि 4-5 प्रकार के हैं। ऑक्सिन है, अगर आपको याद हो, जो कि आपके फलों, जो फल मैच्योर होने से पहले गिर जाते हैं उनमें प्रिवेंशन देता है। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन है। एंड तीसरा क्या है भाई? साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है। चौथा क्या है? एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है, ठीक है, जो कि फल को पकाने में यूज होता है। अगर आपको पता हो ये वाला जो हार्मोन है ये इनहिबिटरी की तरह काम करता है, ये इनहिबिटरी की तरह काम करता है, इनहिबिटर की तरह काम करेगा। बाकी ये स्पेशली प्रमोटर की तरह काम करते हैं। इन हार्मोन का नेचर है, कुछ प्रमोटर्स होते हैं, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? प्रमोटर की तरह काम करेगा और कुछ आपके इनहिबिटर की तरह कार्य करेंगे। अगला प्रश्न जल्दी कर लेते हैं। ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है? ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है? जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, टाइम कम है। ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है? कहां से चालू होगा? अगर आपको पता हो, पेट और छोटी आंत, जो आपकी पेट है और जो छोटी आंत है, यहां पे गलत लिखा है, ये दोनों ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं, है ना, अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यानी 3 कार्बोहाइड्रेट उत्पाद है जो कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज के द्वारा अवशोषित होता है। तो कह सकते हैं अवशोषण तो पेट से चालू होगा, है ना, अवशोषण तो पेट से चालू होगा जहां तक मुझे लगता है। लेकिन आंसर इसका होना चाहिए डाइजेशन, क्योंकि पाचन तो स्टार्ट मुख कैविटी से हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ए होना चाहिए। 20 प्रश्न कर लेते हैं जल्दी। व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू हार्ट साउंड? व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू हार्ट साउंड? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, आपकी क्लास ओवर होने पे है। व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू हार्ट साउंड? जल्दी से बता दीजिए, कितने सेकंड का इंटरवल होता है? आपने पढ़ा होगा 0.5 सेकंड का इंटरवल होता है। मनुष्य के कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वैसे आपने 22 पढ़ी होंगी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हम 23 को सही कर सकते हैं, ह्यूमन स्कल, ठीक है। देखिएगा, हमको 20 प्रश्न करने हैं ताकि हम 20 तो रिवाइज कर ही ले। हिस्टामिन किससे सिक्रीट होता है? ये प्रश्न हम कर चुके हैं, हिस्टामिन ये हम कर चुके हैं, याद करिए, ये प्रश्न हमने किया है, जिसमें मास्ट सेल आपका एग्जाम्पल था और आपका बेसोफिल था। जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। अगले प्रश्न को कर लेते हैं। येलो इज द फंक्शन ऑफ बोन मैरो। पित्त की बात हो रही है, एक्चुअली पित्त की बात हो रही है। तो पित्त का मुझे पता है, पित्त मतलब बाइल, और हमें पता है बाइल फैट पे काम करता है। एमल्सिफिकेशन अगर आपको पता हो तो वो फैट पे काम करता है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का हम रखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, और कल फिर से तुमसे मिलेंगे 3 से 4। एडवांस में आप सबको हैप्पी होली, ठीक है, खुश रहिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए। जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए कि भाई त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे अंदर की लेयर क्या कहलाती है? तुम्हें पता है 3 लेयर है, स्किन जो है हमारा 3 लेयर से सराउंडेड है, 3 लेयर इसकी मेनली पाई जाती है। जल्दी से इसका उत्तर दो, फिर हम अपनी क्लास को बंद करें। जल्दी से इसका उत्तर दे दो, फिर हम अपनी क्लास को बंद करेंगे कि क्या कहलाएगी। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, क्योंकि फिर हम अपने अगली क्लास की तरफ चल रहे हैं। कौन सी कहलाती है? होमवर्क के रूप में लोगे?
रिसर्च करना इस पे, ठीक है, सी होना चाहिए। अब ये वाली फाइल को हम ले लेते हैं क्योंकि तुम्हें पीडीएफ देनी होगी, तो हम इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, एग्जाम में यही सारी चीजें पूछी जाती हैं और फिर आपको आता नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम अपनी अगली क्लास की तरफ चल रहे हैं। अगली क्लास है हमारी जिसमें हम अगला कुछ अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो, समझ में आया तुम लोगों को? जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े, समझ में आया? आया ना समझ में? वेरी गुड। तो भैया अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि पीडीएफ तो तुम्हें अब वाईटी और एप्लीकेशन की यहीं पे पड़ेगी, यही मिलेगी। तो प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप आप अपने एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्लास होती है 3 से 4 और डेली आप लोगों को क्लास से जुड़ना है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।